हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, केंद्र राज्य जो संबंध है, जैसे विधायी संबंध, इसके बाद प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इन तीनों संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में देख लेते हैं। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 245(1) के अनुसार अगर बात करें तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत अगर बात करें तो संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ये जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। संविधान अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ के द्वारा या उस राज्य के द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्तियां दी गई हैं। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में माल और सेवा के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो संसद के द्वारा जो निर्मित विधि होगा वो प्रभावी होगी। इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगा। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। इसके बाद प्रशासनिक संबंध के बारे में अगर बात करें तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद के द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो। देखिए, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है इसका विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होता है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक महसूस होता है।
अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी राज्य का जो राज्यपाल है भारत सरकार के सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य कार्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि के द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने कुछ या सभी राज्यों के या संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और याद रखिएगा अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। इसके बाद वित्तीय संबंध के बारे में देखा जाए तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 के तहत संसद विधि के द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ के द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 क में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित मनी मतलब कि लगाना और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार संबंधी उपबंध मतलब की है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 था इस अधिनियम से अंतःस्थापित नए अनुच्छेद 279 क के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए इसके बाद अनुच्छेद 280(1) के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्षों के भीतर इसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B. शिवरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग या समितियों में राजमन्नार समिति तथा पुंछी आयोग शामिल है। पहला प्रश्न है भारत के केंद्र राज्य संबंध जो प्रभावित होते हैं। भारत के केंद्र राज्य जो संबंध है बताइए किससे प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो डी ऑप्शन। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है।
भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र और राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। सेकंड प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यानी डी ऑप्शन सभी चारों पर। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास इन चारों पर निर्भर करते हैं। थर्ड, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो देखिए क्या सम्मिलित है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में अगर बात करें तो संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो सही जवाब क्या है, तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार के सभी स्तरों यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता और संसाधनों के संग्रह तथा प्रबंधन में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों भागीदारी सुनिश्चित की गई, सभी की। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 5, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, यानी सी ऑप्शन। देखिए गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गॉडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। 6 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भाग, बताइए, भाग 11 में, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जो है दिए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। देखिए संघ सूची में अंतिम प्रविष्ट का संख्यांक 97 है, लेकिन प्रविष्ट 2 क, 92 क और 92 ख को जोड़ा गया है और प्रविष्ट 33 एवं 92 का लोप जो है कर दिया गया है। जैसे सूची में प्रविष्टों की जो कुल संख्या, विषयों की जो कुल संख्या 98 हो गया है। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 66 है, लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा विषय संख्या 36, 42वें संशोधन के द्वारा 11, 19 और 20, 29 और 101वें संशोधन के द्वारा 52 और 55 का लोप किया गया, जिसमें इसमें प्रविष्टों की कुल संख्या 59 हो गया है। समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 47 है। 42वें संशोधन के द्वारा 5 प्रविष्टियां 11 क, 17 क, 17 ख, 20 क और 33 क जोड़ी गई है। कुल मिलाकर 52 हो गया है। 7 नंबर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं?
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 245 तथा 246। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 56 और 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 141 और 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद, याद रखिएगा, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा, ठीक है, राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई या बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूची 1 में यानी संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की परमिशन देता है। वहीं सूची 3 विषयों पर यानी समवर्ती सूची के जो विषय हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। 8 नंबर है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? देखिए, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची यानी बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। 9 नंबर है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची के विषय जो हैं, इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में निम्नलिखित में से किन शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की जो शक्तियां हैं वो प्रदत्त हैं? तो याद रखिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, सी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची है। शिशु और अवयस्क तथा आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची के विषय हैं। इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों को है। संविधान में शिशुओं और अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों को दी गई है। 11 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा संसद, डी ऑप्शन। किसमें? तो संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है। 12 भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है, किसको दिया है? तो याद रखिएगा, संघीय सरकार को दिया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है ये किससे संबंधित है बताइए? इसका संबंध है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राष्ट्र सूची के ऐसे विषय के संबंध में जो संकल्प में वे निर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। 14 नंबर है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, कितने माह तक? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा लेकिन यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह मतलब कि इस खंड का अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक मतलब कि प्रवृत्त रहेगा। 15 राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में या राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का जो अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। तो बताइए कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी सी ऑप्शन। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह प्रतीत हो जाए कि उसकी स्थापना में जो है लोकहित सिद्ध होगा तो उनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के या संघ या एक अधिक राज्यों एक या एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण शुरू जो है संवैधानिक है। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। 17 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी बी ऑप्शन। 18 है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है तो संवैधानिक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, तो सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए जो अधिकृत है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 20, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, पहला दूसरा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, अतः यह विधिक संस्थाएं हैं।
जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।